नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात लाउड स्पीकर पर सियासी शोर शराबे की। जी हां, लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में इन दिनों राजनीति गर्म है। बिहार में भी लाउड स्पीकर को लेकर सियासत तेज है। लाउड स्पीकर पर सियासी शोर और शराबे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल बिहार में लाउड स्पीकर लाउड ही रहेगा। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। सबको कैसे अधिकार है मुख्यमंत्री जी? हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं। लाउड स्पीकर धर्म का नहीं, जीवन का मसला है। लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। बिहार में भी लाउड स्पीकर को लेकर सियासत तेज है। लाउड स्पीकर को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सुनिए लाउड स्पीकर पर सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। यूपी में लाउड स्पीकर उतारना चाहिए, बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर होना चाहिए। अरे छोड़िए ना सब, एथेनॉल का बात करिए, सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। चंद घंटों के बीच सीएम नीतीश कुमार दूसरी बार लाउड स्पीकर पर मुखर हुए। शुक्रवार को जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी के दौरान भी नीतीश कुमार ने लाउड स्पीकर के मुद्दे को फालतू और बेकार बताया था। सब फालतू चीज। इन सब चीजों से हम लोग सहमत नहीं है। क्या चीज है सर? लाउड स्पीकर वाला सर, लाउड स्पीकर वाले पर क्या कहना है? अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता है चलता, बेकार चीज है सर। जिस लाउड स्पीकर पर सियासत लाउड है, दरअसल वो किसी दल या सरकार का एजेंडा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने पर महत्वपूर्ण आदेश दिया था। लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि ऊंची आवाज या तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का हनन है। हर शख्स को शांति से रहने का अधिकार है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन ये आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों या दूसरे लोगों को परेशानी हो। कोई भी शख्स लाउड स्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से ज्यादा नहीं होगी। जब भी तय मानकों का उल्लंघन हो, वहां लाउड स्पीकर और उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य प्रावधान करे। लाउड स्पीकर के मुद्दे को भले ही सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन ये मसला पूरी तरह से जीवन से जुड़ा मुद्दा है। न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो लाउड स्पीकर का सीधा संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। खबर तो समझिए कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर पहले से बना कानून क्या कहता है। तो सार्वजनिक स्थलों पर अगर लाउड स्पीकर बजाने की बात कही जाए तो इसे बजाने के लिए लिखित अनुमति बेहद जरूरी है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाई गई है। बंद कमरे की बात हो, इन बंद कमरों में जगहों पर जहां पर रात में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार रात के 12 बजे तक की इजाजत दे सकती है, लेकिन वो विशेष परिस्थिति में ही। साइलेंट जोन की बात करें तो साइलेंट जोन के 100 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर नहीं बज सकता है। 17 साल पहले यानी कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। 17 साल पहले लाउड स्पीकर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तब इसकी वजह एक खौफनाक घटना थी। एक बच्ची के साथ रेप किया गया और लाउड स्पीकर की तेज आवाज की वजह से उस बच्ची की चीखें दब गई थीं। तभी 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर पर महत्वपूर्ण आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि ऊंची आवाज यानी कि तेज शोरोगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है।
लेकिन यह आजादी जीवन के अधिकार, एक व्यक्ति का जीवन का जो अधिकार है उस अधिकार के ऊपर नहीं हो सकती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अब ये तमाम राज्यों में लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन राजनीतिक नजरिया अपना अपना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि लाउड स्पीकर जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन सियासत इस पूरे मामले को दूसरे चश्मे से देख रही है। बुलडोजर और लाउड स्पीकर को तेजस्वी किस चश्मे से देखते हैं वो भी देख लीजिए। किस पे बात हो रही है? बुलडोजर पे बात हो रही है लाउड स्पीकर पे। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती? महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है? तरक्की की बात क्यों नहीं होती? किसान की बात क्यों नहीं होती? मजदूर की बात क्यों नहीं होती? इस पे क्यों चर्चा होती है भाई? ये मतलब लोग जो है गुमराह किया जा रहा है। जो असल प्रश्न है जनहित के मुद्दे, उससे लोगों को भटकाया जा रहा है। आप बताओ ना, लाउड स्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी, लेकिन जिसको रोजगार नहीं मिला उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है, क्योंकि बिहार के विकास का एक बड़ा आयाम आज से जुड़ गया है। देश की पहली एथेनॉल फैक्ट्री की मशीनें आज से अपना काम करने लगी। एथेनॉल फैक्ट्री में कैसे बनता है एथेनॉल और ये फैक्ट्री कैसे बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, समझने के लिए ये पूरी रिपोर्ट देखिए। यही हमको अभी दिखाए एथेनॉल, हमको इतना अच्छा लगा देखने में। यही एथेनॉल अब पूर्णिया के इतने बड़े प्लांट में तैयार होगा। शनिवार का दिन बिहार के लिए बेहद खास रहा। केंद्र और राज्य की एथेनॉल पॉलिसी के तहत देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने पूरी फैक्ट्री को बारीकी से देखा। इथेनॉल कैसे बनता है, इसे बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, सब कुछ ध्यान से समझा। इस प्लांट से सीमांचल के लगभग 10 जिलों के किसानों को फायदा मिलेगा। रोजगार बढ़ेगा और 7 लाख लोगों का जो उत्पादन होता है उसका उनको फायदा होगा, सब तरह से होगा। तो देखिए अब शुरू हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग भी आए हुए, आप लोगों को भी हम इस बात के लिए बधाई देते हैं। सब देख लिया और जरा इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को आप ही बताइएगा। ये देश की पहली फैक्ट्री है जहां ग्रेन से एथेनॉल बनाया जाएगा। अभी कई और ऐसी फैक्ट्रियां पाइपलाइन में हैं, जो जल्द ही जमीन पर उतरने वाली हैं। 17 प्लांट है, एक आड़ा में बनकर तैयार है, 2 गोपालगंज में बनकर तैयार है और उसका भी उद्घाटन जल्दी मुख्यमंत्री जी के हाथों से करवाएंगे। और 13-14 प्लांट है जो बन रहा है। पूर्णिया में लगा इथेनॉल प्लांट पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। स्टोरेज से लेकर पिसाई और फर्मेंटेशन के बाद इथेनॉल बनाने का पूरा प्रोसेस आधुनिक और खास है। आपको बताते हैं कि इथेनॉल आखिर कैसे बनेगा चावल और मक्के से। सबसे पहले आपको बताएं कि तमाम किसानों से जो चावल और मक्का लिया जाएगा वो स्टोरेज रूम आप देख रहे हैं। वो स्टोरेज जो यहाँ पे देख रहे हैं 2 बनाए गए हैं, वहाँ पे स्टोरेज होगा और स्टोरेज के बाद उसके ठीक पीछे जो मशीन लगाई गई है, आपको अगर दिखाएं कि यहाँ पे ठीक यहाँ पे इसके पीछे जो मशीन लगाई गई है वहाँ पे इसकी कुटाई होगी। जिस ढंग से उसकी पिसाई होती है वो एक ढंग से आटे का शक्ल में दिया जाएगा और आटे के शक्ल में देने के बाद उसको ठीक उसके बाद जो है वो दूसरे टैंक में ले जाया जाएगा जहाँ पे इसे फर्मेंटेशन किया जाएगा। फर्मेंटेशन लगभग 24 से 48 घंटों का होता है। वो फर्मेंटेशन करने के बाद वहाँ से पाइप के द्वारा जो है वो तमाम जो अनाज जो है जो पेस्ट के रूप में है वो इस टैंक में लाया जाएगा और इस टैंक में लाने के बाद यहाँ से वेपर जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ पे फर्मेंटेशन जो है यहाँ पे निर्माण जो है अल्कोहल का होना शुरू होगा। हालांकि पूरी तरह से इथेनॉल नहीं बनता है, लेकिन उसके बाद
अल्कोहल जब तैयार होता है तो उसके बाद फिर दूसरे स्टीम बॉयलर में जाता है और यहाँ पे इथेनॉल का निर्माण होता है और इसे पाइप के जरिए जो है इथेनॉल बाहर निकाल लिया जाता है। सबसे खास बात इसमें यह है कि यहाँ पे जो वेस्ट बच गया है, जो इथेनॉल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है वो भी बेकार नहीं जाएगा, वो जानवरों का चारा और खाने के लिए जिसमें प्रोटीन होता है उसका काम में आएगा। और आपको बता दूं कि इस पूरे प्लांट में वो जहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि टैंक लगी हुई है, वहाँ पे वो जो तमाम वेस्ट पदार्थ हैं वो निकाले जाएंगे और वहाँ से सॉलिड मात्रा में जो तमाम वेस्ट हैं वो निकल कर आएंगे, जिसका पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के कहें कि हर एक जो पदार्थ है उसका समुचित उपयोग किया जाएगा। जाहिर तौर पर ये एथेनॉल फैक्ट्री बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा, साथ ही वेस्ट मटेरियल जानवरों के चारा और पशुपालन के लिए उपयोगी होगा। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और ऐसे में अब आप सोच रही होंगे कि इथेनॉल क्या है, कैसे ये पेट्रोल के साथ काम करेगा, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो एक एक कर सभी पहलुओं को समझना जरूरी है। देखिए, इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इसका प्रोडक्शन गन्ने की फसल से होता है और शर्करा वाली दूसरी फसल से भी ये तैयार किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि ब्राजील में 40% गाड़ियां जो हैं वो 100% इथेनॉल से ही चल रही हैं। स्वीडन और कनाडा की अगर हम बात कर लें तो स्वीडन और कनाडा में भी इथेनॉल वाली गाड़ियों का ही प्रचलन है। यहां पर भी इथेनॉल से ही गाड़ियां चल रही हैं। आपको यह भी समझना जरूरी है इस वक्त कि इथेनॉल के प्रोडक्शन पर सरकार का जोर आखिर क्यों है। तो इथेनॉल के उत्पादन से तेल पर निर्भरता जो है भारत की वो कम होगी। भारत बाहरी देशों से तेल का आयात करता है। आयातित तेल पर निर्भरता इथेनॉल के इस्तेमाल के साथ धीरे धीरे कम होने जाएगी। खेती और पर्यावरण दोनों के लिहाज से यह बेहद फायदेमंद होगा। इथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है। अब आप यह भी जरा समझिए कि इस प्लांट से बिहार को क्या फायदा मिलने वाला है, क्योंकि बिहार को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। तो बिहार के किसानों को इससे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। पूर्णिया के प्लांट से सीमांचल के किसानों को इससे फायदा हासिल होगा। उनकी फसल को बिहार में ही बाजार हासिल हो जाएगा। किसानों की अगर आमदनी की बात की जाए तो यह आमदनी इसके उत्पादन के साथ ही बढ़ जाएगी। बिहार के लोगों को इस इथेनॉल फैक्ट्री से, जहां से इसका उत्पादन हो रहा है, और इस तरीके के तमाम जो कि अभी भी पाइपलाइन में तमाम फैक्ट्रियां हैं, उनके साथ रोजगार हासिल होगा, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त बिहार और बिहार के लोगों को है। आज बिहार में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। कई जिलों में आंधी और बारिश ने तबाही मचाई है और इस दौरान अलग अलग जिलों में 6 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया के बलैठा गांव में 2 सगी बहनों की पेड़ से दबकर मौत हो चुकी है। तो बिहार में आंधी और तूफान की वजह से देखिए 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। खगड़िया में पेड़ गिरा, 2 लोगों की मौत। अररिया में 2, समस्तीपुर में 1 शख्स की जान चली गई। बिहार में मौत की आंधी देखिए किस रूप में आई, जबकि 6 माह का शिशु भी घायल हो गया है। अररिया में 2 और समस्तीपुर में 1 व्यक्ति की मौत हुई। मुंगेर में बिजली गिरने से 1 व्यक्ति की जान चली गई। मौसम विभाग ने राज्य के अन्य 31 जिलों में आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। 30 अप्रैल यानी कि आज और कल 31 जिलों में गरज के साथ बारिश या येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आंधी की रफ्तार जो है वो 30 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। आंधी और पानी के बाद राज्य भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। तो मौसम को लेकर बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो खबर समझिए कि क्या होता है ये येलो अलर्ट और क्यों आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक जब भी मौसम बहुत खराब होता है तब येलो अलर्ट जारी किया जाता है। येलो अलर्ट का मतलब है कि लोग सचेत रहें, सावधान रहें। ये एक तरह का जस्ट वॉच सिग्नल होता है।
येलो अलर्ट का मतलब है कि संबंधित विभाग और उस विभाग से संबंधित अधिकारियों को हालात पर अपनी नजर रखनी होगी। खराब मौसम को देखते हुए आपसे अपील है कि आप सावधान रहें। अगर खुले में हैं तो जल्द किसी पक्के मकान में चले जाएं। ये सावधानियां इस वक्त बहुत जरूरी हैं अगर अलर्ट आपके इलाके के लिए है तो। ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें और ये सावधानी बरतकर आप जान माल का नुकसान कम से कम कर सकते हैं। ये सावधानी बरतनी जरूरी है। बात भागलपुर के सुल्तानगंज की करेंगे, जहां पर करीब 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा अगवानी पुल मामूली सी आंधी को भी झेल नहीं पाया और चंद सेकंड में धराशायी हो गया। इस हादसे की वजह से जानमाल को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सरकारी खजाने की अगर बात करें तो करोड़ों रुपए का नुकसान उसे जरूर उठाना पड़ा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या यह पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हवा के तेज थपेड़े सुकुमार पुल को टहनी से अलग कर देते हैं, पर बिहार के इंजीनियरों का कमाल देखिए। यहाँ फूल जैसा सुकुमार पुल भी खड़ा कर दिया जाता है, इतना सुकुमार कि वो पुल हवा के तेज थपेड़े भी नहीं सह सकता। भागलपुर के सुल्तानगंज में 1710 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल मामूली सी आंधी भी नहीं झेल सका और धराशायी हो गया। गनीमत ये रही कि हादसा रात को हुआ और तब यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, वरना जान माल का बड़ा नुकसान भी हो सकता था। गंगा नदी पर सुल्तानगंज से अगवानी के बीच बन रहे इस पुल के गिरने से करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। हम आपको बता दें, अगवानी पुल बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। गंगा नदी पर बन रहे इस पुल पर करीब 1710 करोड़ की लागत आ रही है। साल 2014 में इस पुल की आधारशिला खुद सीएम नीतीश कुमार ने रखी थी, जबकि मार्च 2015 में मुख्यमंत्री ने पुल निर्माण का काम शुरू करने के लिए उद्घाटन भी किया था। लेकिन अफसोस कि सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। देखा, तुमने भी देखा, पूरा पब्लिक देख रहे हैं कि 5 नंबर पिलर के दोनों बगल 18 जो स्लैब गिर गया है। अब तुम देखो, लगता है कि मिट्टी से ढाल दिया है इसको। हमने खबर कर दिया सीएम साहब को और डीएम साहब को भी खबर हो गया, वो भी अपना प्रक्रिया कर रहे हैं। हम लोग भी सरकारी प्रक्रिया करावेंगे, सीएम साहब से बात होगी, इसका उच्च स्तरीय जांच करावेंगे और किसी को जो दोषी होगा उसको बचने नहीं देंगे। कारण ये सीएम साहब का सुल्तानगंज का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट जब धराशायी हुआ तो उनके अधिकारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे और जांच का वही पुराना जाप करने लगे जो हर हादसे के बाद होता है। निर्माणाधीन हम लोगों का पुल था जो सुल्तानगंज अगवानी घाट के बीच में बन रहा था। इसमें कल रात लगभग आज प्रातः सुबह 4 बजे कुछ स्पैन जो पाइलोन के ऊपर लगाए गए थे वो स्पैन जो है ध्वस्त हुए और नीचे गिरे। तो इसके लिए क्या कारण रहे जिम्मेदार, हम लोगों ने एक उच्च स्तरीय तकनीकी जांच दल का गठन किया है, जिसमें एक प्रोफेसर NIT पटना से यहां पहुंच चुके हैं। इस पुल को बनाने का काम SK सिंगला कंपनी कर रही है। ये वही कंपनी है जो 4 साल पहले भी कोसी नदी पर पुल निर्माण का काम कर रही थी और वहां भी इसी तरह से स्लैब गिर गया था। सवाल ये है कि दोबारा उसी कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई गई। अगवानी पुल के ध्वस्त होते ही कंपनी की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, लेकिन मौके पर पहुंचे सांसद इस हादसे को किस नजर से देखते हैं, ये भी सुन लीजिए। काम करेगा ना, गलती होते रहता है उसमें। अच्छा, कहाँ से कंपनी खोज लीजिएगा, हमारा आपका कंपनी है बिहार में? कौन कंपनी जो पुल बना देगा उसका नाम बोले तो उसी को हम लोग करवा देंगे। वो है कंपनी बिहार में, कोई बाहर का कंपनी बनेगा। बिहार में तो लेबर छोड़ के कुछ है ही नहीं, तो क्या करिएगा। जांच इसके सर जांच होना तो जांच तो एकदम होगा, नहीं होना कहाँ सवाल है। जांच होगा और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। माननीय सांसद कहते हैं कि बिहार में लेबर छोड़कर कुछ है ही नहीं। इसका मतलब तो यही है कि जो कंपनी राज्य में काम कर रही है उसे स्वीकार कीजिए, भले ही उसके काम की गुणवत्ता कितनी भी गिरी हुई क्यों न हो। बहरहाल
स्थिति ये है कि करोड़ों की लागत से तैयार हो रहा ये पुल अब ध्वस्त होकर जांच के नए जंजाल में घिर गया है और स्थानीय लोगों के पास सिवाय मायूसी और हैरानी के कुछ भी नहीं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। तो बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट वाला पुल है ये, जो कि एक आंधी के थपेड़े को भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।